फर्स्ट क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारा क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। प्रीवियस चैप्टर में आपने डोमेस्टिक इनकम के बारे में पढ़ा होगा, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा होगा, उसके एग्रीगेट्स पढ़े होंगे, है ना। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। और इस चैप्टर में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। प्रीवियस चैप्टर में आपने 3 फेज भी पढ़े होंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, जिसमें पहला फेज था हमारा प्रोडक्शन फेज, दूसरा था एक्सपेंडिचर फेज और तीसरा फेज था इनकम फेज। तो सबसे पहला जो प्रोडक्शन फेज था, उसी मेथड पहला वही मेथड है, दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। दैट मीन्स अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम किसी भी मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका वैल्यू एडिड मेथड, और जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो क्या होता है इसके बारे में समझते हैं हम। वैल्यू एडिड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिनल मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड। तो वैल्यू क्या मतलब, देखिए अपलाइन से ही पता चल रहा है। वैल्यू एडिड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस। तो जितनी भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं, उनमें वैल्यू एडिशन होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल लेवल पर बताऊं कि मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही हूं और मैंने किसी भी कोई प्रोडक्ट बनाया और उसकी कॉस्टिंग कितनी आई 1000, है ना, रुपीज। और अगर मैंने उस प्रोडक्ट को कितने में सेल किया है, 1200 रुपीज में सेल किया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी कि वो मेरा जो 200 का है वो मेरी क्या है, इनकम है ना। तो अगर मुझे पूरे कंट्री की इनकम पता करनी हो, तो क्यों ना मैं उन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का पूरी कंट्री लेवल पर वैल्यू एडिशन कर लूं, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, देश की इनकम पता चल जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिनल मेथड भी बोलते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, है ना। वैल्यू एडिशन रिफर्स टू द वैल्यू क्रिएटेड ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। क्या मैंने बोला कि जो मेरी कॉस्टिंग आई है ना, जो मेरी कॉस्टिंग आ रही है उसके एवव अगर मैं जिस प्राइस पर उसको सेल करती हूँ, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैं क्या बोलूंगी, वैल्यू एडिशन। जैसा कि मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया है कि मैंने किसी चीज का प्रोडक्शन किया और उसकी कॉस्टिंग कितनी आई 1000 रुपीज, और मैंने उसको कितने में सेल किया है, 1200 रुपीज में सेल किया है। तो इसका मतलब कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है, रुपीज 200 का। तो है ना, वही मतलब हो गया ना उसका कि उतना वैल्यू एडिशन हुआ है। इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 रुपीज जो है, उसमें 1000 की कॉस्टिंग में जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स का यूज किया जा रहा है ना, तभी तो फाइनल गुड बन के तैयार होती है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्टिंग कितनी आ रही है आपकी, वो वैल्यू फॉर सेल है ना। वो है 1000 रुपीज जो है आपकी, वो इंटरमीडिएट गुड है, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। उसके बाद वो क्या बनेगी, फाइनल गुड बनेगी, है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू एडिशन बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो पहला मेथड है आपका वैल्यू एडिड मेथड, है ना। और इसका फॉर्मूला है आपका वैल्यू एडिड जीवीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और जीडीपी एमपी भी बोलते हैं इसको हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है कि कितने का प्रोडक्शन हुआ है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है कि जितनी आपकी कॉस्टिंग आई है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर मैं देखूं तो ये जैसे हमने एग्जांपल में इंडिविजुअल लेवल पर बताया था कि आपका प्रोडक्शन कितने का हुआ है, 1200 का, है ना। और आपने कॉस्टिंग कितनी आई थी आपकी, 1000 रुपीज की आई थी। तो अगर मैं देखूं तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ था हमारे एग्जाम्पल में, 200 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ था। तो ये मैंने इंडिविजुअल लेवल पर बताई थी। अगर मैं पूरी होल कंट्री लेवल पर बात करूं, तो इसी तरीके से मैं पूरे देश का क्या कर सकती हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाए मुझे कि देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल यानी कि कितना इंटरमीडिएट गुड्स यूज हो रहा है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमारे देश का वैल्यू एडिशन पता चल जाएगा। अभी आप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जीडीपी एमपी भी बोलते हैं जिसको हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको हम बोलते हैं जीवीओएमपी, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, और ये इसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना।
तो जीडीपीएमपी निकलने के बाद ये आपका होता है डोमेस्टिक इनकम होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम होती है ये, डोमेस्टिक इनकम होती है ये। वो भी किस पर होती है? मार्केट प्राइस पर होती है। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, ये मार्केट प्राइस, इसमें अभी क्या है, टैक्स भी इंक्लूडेड है ना। और अभी इसमें एनएफआई प्लस नहीं है, तो हमने ये सब हमने क्या सीखा था, एग्रीग्रेट्स सीखे थे, उससे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। हमारा इस मेथड से क्या कैलकुलेट होकर आएगा, जीडीपीएमपी कैलकुलेट होकर आएगा। और हम इस मेथड से फिर क्या पता कर लेंगे, एनएनपी एफसी। क्योंकि जो नेशनल इनकम होती है उसमें डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना। तो हम क्या करेंगे फिर, जीडीपीएमपी में से क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो फिक्स असेट्स यूज हुई होंगी उनमें डेप्रिसिएशन जरूर लगा होगा। और इसमें क्या प्लस कर देंगे, एनएफआईए प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसमें क्या माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, एनएनपी एफसी। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हम किसको बोलते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल कौन सी लेनी है आपको, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। कई भी आप न्यूमेरिकल में क्या करते हैं वो, कि टोटल सेल दे देते हैं, कई बार एक्सपोर्ट अकेला दे देंगे, है ना। तो इस विशेष ध्यान रखना है अपने को कि सेल में डोमेस्टिक सेल और प्लस एक्सपोर्ट, अगर क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों अलग अलग दिए हुए हैं तो आप उनको कंबाइन कर लीजिए। और अगर कंबाइन सेल दी हुई है और साथ में वो आपको एक्सपोर्ट या फिर डोमेस्टिक सेल भी लगा देते हैं, तो आपको केवल फिर क्या लेनी है, कंप्लीट सेल लेनी है। तो इस तरह से कंफ्यूज ना हो आप, कि अगर आपको आपको यानी कि टोटल सेल चाहिए कुल मिला के। फिर है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसको बोलते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, परचेज किसको बोल सकते हैं हम, डोमेस्टिक परचेज का मतलब होता है विद इन कंट्री आपने कोई चीज परचेज की हुई है, और इंपोर्ट का मतलब होता है आपने अदर कंट्री से गुड्स को परचेज किया हुआ है। तो दोनों मिलाकर ही क्या बनती है, कंप्लीट इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनता है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बहुत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसके न्यूमेरिकल्स करने के बाद। तो कुछ हम बुक से करेंगे और कुछ सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। बस इसके प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मेथड पर आएंगे। तो आपका है प्रिकॉशंस क्या है इसमें, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, हमें कौन से आइटम को इंक्लूड करना है और कौन से आइटम को इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहला देख लेते हैं, कमीशन अर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। ये चीजें इंक्लूड की जाएंगी बिकॉज इट इज रिवॉर्ड फॉर द सर्विस रेंडर्ड। देखिए, आपने क्या किया कि कुछ सेकंड हैंड गुड्स परचेज की और फिर उनको सेल कर दिया। सेल कर दिया तो कहीं ना कहीं आपने सेल करवाने में जो कमीशन अर्न किया है ना। जैसे क्या होता है, कई बार हमारी भी कोई गुड्स है ना पुरानी हो जाती है और हम उसको सेल कर देते हैं, तो हम वो नहीं मानेंगे, है ना। अगर आपने सेकंड हैंड गुड्स को क्या किया है, कहीं से परचेज किया है, फिर उसको जो सेल करवाने में क्या किया है, उसमें कमीशन अगर आपने लिया हुआ है तो उसको आपको काउंट करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी इनकम को डिनोट कर रहा है ना। लिखा है इट बिकॉज इट इज द रिवॉर्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड। आपने क्या किया है, जो सर्विस प्रोवाइड करी है आपने, जो परचेज और सेल करने की, उसके टुवार्ड्स आपको क्या हुई है, इनकम हुई है। तो जब इनकम हुई है तो फिर वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, अपने लिए ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने लिए ही क्या बना रहे हैं, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट बट आर नॉट सोल्ड ओइंग टू देयर नीड बाय द प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स। आपने क्या किया था, मार्केट के लिए ही क्या किया था, उसको प्रोडक्शन किया था, लेकिन वो सेल नहीं हुई, या किसी भी वजह से आपने उनका सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, आप उनको खुद से यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कार यूज्ड बाय द कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉइज। एक कार प्रोडक्शन करने वाला, है ना, एक कार का प्रोडक्शन कर रहा है, जो क्या करता है, कार को बनाता ही है, और उसने एक कार किसके लिए ले ली, अपने एम्प्लॉयज को जो है जाने आने के लिए ले ली, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वो काउंट की जाएगी, क्यों की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कार फर्दर सेल तो होती और उससे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है ना। तो आपने कार क्या किया, कार को अपने एम्प्लॉयज को
आने जाने के लिए दे दी, तो वो भी क्या होगी, काउंट होगी, क्योंकि कहीं न कहीं वो इनकम का पार्ट थी। है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपका गारमेंट्स का काम है, कपड़ों का काम है और आप कुछ कपड़े अपने घर के लिए लेके आ जाते हैं, है ना? तो वो भी काउंट होंगे, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो उसका पार्ट थे, आपने उनको सेल करने के लिए रखा हुआ था और जबकि आपने उनको घर में यूज़ कर लिया। इसी तरीके से कार भी है, कार आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज़ को आने-जाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ में ले ली। भले ही आप कार के प्रोड्यूसर थे, आपका हक बनता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी इनकम का पार्ट होती है। तीसरा है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आप सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं, है ना? आप व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और व्हीट को खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, अ, इनकम का पार्ट होगी, है ना? जैसे फार्मिंग फैमिलीज़ है और वो एक्चुअली उन्होंने जो व्हीट प्रोड्यूस किया है वो सेल करने के लिए किया है और वो उसमें से ही कुछ व्हीट क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए ले ले रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको गारमेंट्स का बताया, तो वो भी क्या होता है, इनकम का पार्ट होती है। Imputed rent on the owner occupied house because all houses have rental value no matter these are self occupied और rented out। देखिए, कुछ मेरे पास कुछ स्पेस था जिसको मैंने क्या किया, रेंट पर दे दिया, ठीक है? तो मुझे रेंट आ रहा है, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं से उससे इनकम हो रही है। लेकिन अगर मैं क्या कर रही हूँ, अपने ही जगह पर एक बिजनेस स्टार्ट कर देती हूँ, है ना? एक अपने ही स्पेस पर क्या कर देती हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर देती हूँ, तो वो भी उससे होने वाली जो इनकम है, वो भी आपको काउंट की जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप इस फ्लोर को या उस स्पेस को रेंट पर देते, तो आपको इनकम होती है ना? तो इसलिए वो भी काउंट की जाती है। फिर है आइटम नॉट टू बी इंक्लूडेड। ये तो हो गए कौन से आइटम जो आपको इंक्लूड करने हैं, और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि इंक्लूड करने चाहिए नेशनल इनकम में, पर वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो देखते हैं कौन से हैं। वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड बट बिकॉज इट इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर द ड्यूरिंग ईयर दे आर प्रोड्यूस। देखिए, मैंने एक कार को 2 लाख रुपीज का खरीदा और 3 लाख रुपीज का सेल किया, तो मैं क्या बोलूँगी उसको कि 1 लाख रुपीज़ की इनकम हुई है? नहीं, वो मैं नहीं करूँगी। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब वो कार प्रोड्यूस हुई थी और जब उसको सेल किया गया था, तब उसमें वैल्यू एडिशन हो चुका था, है ना? उस कार का वैल्यू एडिशन हो चुका था। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वो कार जब मैन्युफैक्चर हुई थी, तब वो 4 लाख की उसकी प्राइस थी और उसको 6 लाख में सेल किया गया था। तो उसमें जो 2 लाख की इनकम हुई थी, वो पहले ही ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी थी। अब वही कार पुरानी हो गई और उस कार को 2 लाख रुपीज़ की रह गई, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए उसकी वैल्यू, और उस कार को मैं 3 लाख में सेल कर देती हूँ। तो जो 1 लाख की जो इनकम नहीं मानी जाएगी, वो इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उस कार की का वैल्यू एडिशन पहले ही हो चुका है। ध्यान रखिए, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, अगर मैंने कार को सेल किया है और कार को बिकवाने में कोई कमीशन किसी को मिला हुआ है, तो वो कमीशन इंक्लूड होगा। लेकिन कार से होने वाला बेनिफिट इंक्लूड नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस है। कार को सेल करने में अगर जो कमीशन है वो इंक्लूड होगा और कार को सेल करने में जो प्रॉफिट हुआ है वो इंक्लूड नहीं होगा, है ना? दोनों अलग बातें हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है आपको कि कार को सेल करने में अगर कोई कमीशन होता है तो कमीशन इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन कार को सेल करने में जो प्रॉफिट हुआ है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके पीछे रीजन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कार को पहले ही जब प्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें वैल्यू एडिशन ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए उसको नहीं तो वो वैल्यू एडिशन डबल हो जाएगा, है ना? इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिड बिकॉज इट इज वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि इंटरमीडिएट गुड्स, फॉर एग्जांपल के लिए मेरी कॉस्टिंग कितनी आई है, ₹1000, और मैंने उसको सेल कितने में किया है, रुपीज टू 1200 में। तो क्या मैंने उसको इंक्लूड किया इंटरमीडिएट गुड्स को? मैंने तो क्या किया, आउटपुट में से क्या माइनस कर दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया, इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर दिया है ना? क्यों? क्योंकि नहीं तो वैल्यू एडिशन कैसे निकलेगा? अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको इंक्लूड कर लेंगे इंटरमीडिएट गुड्स को, तो फिर वैल्यू एडिशन नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक कोई गुड्स बनती है तो वो फर्दर कहीं हाथों में जाती है ना? उसका एग्जांपल पढ़ेंगे हम कि इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है। फिर है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसीडर्ड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए वीट, गारमेंट्स, है ना, और आपने आपने जो प्रोडक्शन किया था वो किस पर्पज से किया था? सेल करने के पर्पज से किया था, लेकिन आपने उसमें से ही क्या कर लिया? सेल्फ कंजम्पशन कर लिया। तो ये तो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं, जैसे हाउसवाइफ्स हैं, हाउसवाइफ्स भी काम करती हैं, है ना, तो क्या उसके बदले वो क्या लेती हैं? कोई सैलरी लेती है? नहीं लेती है। तो अगर बोला जाए तो वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको उस सर्विस को एस्टिमेट करना थोड़ा टिपिकल होता है ना, कि आपको कितना अमाउंट लगाना है। तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक टीचर हूँ और मैं अगर अपने बच्चे को ही घर में पढ़ा रही हूँ, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। इलीगल एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज नो स्पेसिफिक डेटा इनपुट इज अवेलेबल। इलीगल एक्टिविटीज से अगर आप कोई पैसा अर्न कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज बेच रहे हैं जो इलीगल है, तो वो भी इंक्लूड नहीं की जाती है। तो ये हो गया आपका कौन से आइटम को इंक्लूड करना है और कौन से आइटम को इंक्लूड नहीं करना है। ये सब आपके कुछ रीजनिंग वगैरह है या फिर कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें काफी हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर से जो आपका एक न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क्स का, और कुछ आपकी केस स्टडी में हेल्प करते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन काउंट कर रहे हैं, तो फिर उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। ठीक है, जैसा मैंने भी आपको बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या नहीं करते हैं? काउंट नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। क्यों नहीं करते हैं? उसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। एक ही कमोडिटी को अगर हम बार बार क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कार का एग्जांपल दिया था कि एक कार सेकंड हैंड कार है, और अगर वो उसको क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, तो वो जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब वो कार प्रोड्यूस की गई थी और सेल की गई थी, तो हमने उसको ऑलरेडी क्या कर लिया था? उसकी वैल्यू एडिशन को ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, इसलिए नहीं होता है। लेकिन अगर सेल करने में कोई कमीशन अर्न किया गया है, तो वो हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो सेल करने के लिए रिवॉर्ड है। ठीक है? तो समझते हैं कि कुछ इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। एक प्रोड्यूसर के लिए वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है और दूसरे प्रोड्यूसर के लिए वो फाइनल गुड भी हो सकती है। तो इसका एक एग्जांपल हम समझेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि अपन ने अभी ये पढ़ा है कि ये हमारा, हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम सभी प्रोडक्शन यूनिट्स का अगर हम प्रोडक्शन को प्लस कर लें, तो हम बोल सकते हैं कि देश का जीडीपी इतना है। तो नाम से भले ही हम उसको प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वैल्यू एडिशन मेथड होता है, क्योंकि हम उस प्रोडक्शन में से क्या माइनस कर देते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम हटा देते हैं। तो देखते हैं उसके बेस्ट एग्जांपल। द एरर ऑफ डबल काउंटिंग अकर्स व्हेन द वैल्यू एडेड बाय द सर्टेन एक्टिविटी इन द प्रोडक्शन चेन इज एडेड ट्वाइस। अगर हम एक से ज्यादा बार उसको काउंट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल काउंटिंग के प्रोसेस बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अ फार्मर प्रोड्यूसेस 50 kg ऑफ व्हीट एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 500 टू द फ्लोर मिल ओनर। देखिए, टेबल से समझते हैं, एक फार्मर है, उसने व्हीट प्रोड्यूस किया है। कितना है उसका? ₹100। उसकी कॉस्टिंग कितनी आई है? ₹100 आई है। और वो इसको कितने में सेल कर रहा है? 500 में सेल कर रहा है। तो यानी कि ये व्हीट है जो है, वो ₹100 की कॉस्टिंग आई है एक फार्मर की, और उसने कितने का प्रोडक्शन किया है? 500 में उसको सेल किया है। तो अगर हम देखें तो एक फार्मर के लिए ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा, और प्रोडक्शन क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट कितना कहलाएगा? 500 कहलाएगा। तो देखें तो उसकी इनकम कितनी हुई है, उसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ है फार्मर के लिए? ₹400 का हुआ है ओनली, है ना। तो हम इसको क्या नहीं, हम आउटपुट को प्लस नहीं कर सकते। अगर हम आउटपुट को प्लस करेंगे, तो सेम आइटम हम कईयों बार ऐड कर देंगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये व्हीट है, जिसकी कॉस्टिंग कितनी आई है? ₹100 आई है, और जिसको उसने कितने में सेल किया है? ₹500 में। अच्छा, अब ये व्हीट कहाँ पर सेल किया गया है? फ्लोर मिल ओनर को सेल किया गया है। तो फ्लोर मिल ओनर ने इसको फार्मर से कितने का परचेज किया?
₹500 का परचेज़ किया है ना? और उस 500 फ्लोर मिल ओनर ने क्या किया है, उसको कितने में सेल किया है? 700 में सेल किया है। किसको सेल किया है? बेकर को सेल किया है। तो फ्लोर मिल ओनर के लिए उसकी जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो 200 का हुआ है। और बेकर के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का हुआ है? बेकर ने तो कितने का परचेज़ किया है? 700 का परचेज़ किया है और बेकर ने पब्लिक को सेल किया है बिस्किट वगैरह बना के ₹1000 का। तो बेकर के लिए वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? 300 का। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम वैल्यू एडिशन को ऐड करते हैं, हम आउटपुट को ऐड नहीं करते हैं। अगर हम आउटपुट को लेंगे, अगर हम आउटपुट देखा जाए तो हमारा तो 2200 का हो गया, है ना? और वैल्यू एडिशन अगर हम देखें तो 900 का हुआ है। तो हमें क्या करना है, आउटपुट हम बोलने को तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्शन, जैसा कि उसका नाम है प्रोडक्शन मेथड, तो हम प्रोडक्शन को नहीं लेते, हम प्रोडक्शन में से क्या माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस करते हैं। देखिए, जैसा कि अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था इसका, ये देखिए ये फॉर्मूला था हमारा। फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में अगर हम देखें तो ये था हमारा जीडीपीएमपी। किससे निकला था? वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, है ना? तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, आउटपुट कितने का हुआ है? 2200 का। आउटपुट हुआ है हमारा 2200 का। उसमें से किसको माइनस करेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तो अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन का टोटल करूं तो ये हो जाएगा 500, 600 और ये हो जाएगा आपका 1300। तो वैल्यू एडिशन कितने का हो गया आपका? 900 का हो गया। तो ये क्या था आपका? वैल्यू ऑफ आउटपुट था। ये हमारा टोटल आउटपुट था। ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। तो उससे क्या निकला आपका? वैल्यू एडिशन निकला हुआ है ना? ये निकलता है आपका। क्लियर है? तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? एक तो हम बोल सकते हैं कि डबल काउंटिंग की प्रोसेस होती क्या है ना? पहले हमें ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि ये क्यों अराइज होती है, क्योंकि सेम गुड कैन बी इंटरमीडिएट और सेम गुड कैन बी फाइनल गुड। ये इसका मेन रीज़न है और आप एक एग्ज़ाम्पल देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड नहीं करते हैं, यही उसका रीज़न है। चलिए, अब नेक्स्ट करेंगे हम कौन-सा मेथड? इनकम मेथड, है ना? जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि 3 तरह के मेथड होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगला है आपका इनकम मेथड। तो वैल्यू एडिशन मेथड से जो इनकम निकलती है वो कौन-सी होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम होती है। और इनकम मेथड से जो आपकी इनकम निकलेगी वो क्या होगी? आपकी नेट डोमेस्टिक इनकम होगी, ठीक है? इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स पढ़े थे हमने, फैक्टर सर्विसेज पढ़ी थी चैप्टर 3 में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। किसी न किसी फॉर्म में हाउस होल्ड्स के पास क्या होता है भाई? अर्निंग अर्निंग कहाँ से होती है हमको? या तो हमारे पास लैंड होती है जिसको हम रेंट पर दे देते हैं, या तो हम क्या होते हैं, हम वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, या फिर हम क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। और या फिर हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल होती है, तो हम एक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को दे देते हैं और वो हमें इंटरेस्ट देती है, ठीक है? तो ये होती है फैक्टर सर्विसेज। और इन फैक्टर सर्विसेज के टुवार्ड्स हमको क्या होती है? इनकम होती है। तो इनकम कौन कौन सी होती है लैंड के टुवार्ड्स? जैसे अपन को किस चीज की इनकम हो रही है? अपन को क्या मिलेगा लैंड के टुवार्ड्स? रेंट मिलेगा। लेबर के टुवार्ड्स क्या मिलेगा हमको? सैलरी मिलेगी। कैपिटल के टुवार्ड्स क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के टुवार्ड्स क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, है ना? तो ये चार होती हैं फैक्टर सर्विसेज। उनके टुवार्ड्स हमें क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास अर्निंग का सोर्सेस क्या होते हैं? यही होते हैं, मेन सोर्सेस अर्निंग के यही होते हैं। तो इन सोर्सेस का यूज करके हम क्या करते हैं, जो अर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं हमारी इनकम बोलते हैं। और अगर हम प्रोड्यूसर यूनिट से देखा जाए तो प्रोड्यूसर के लिए क्या होते हैं? ये पेमेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से पेमेंट्स होते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, भाई उनके यहाँ क्या किया हुआ है उन्होंने,
कहीं न कहीं हमने उनके यहाँ काम किया है तो उनको वो हमें क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। ये हमारी इनकम हो सकती है। हमने उनको लैंड दी हुई है तो वो हमें क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। हमने उनको कैपिटल दे रखी है तो वो हमें क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। और कहीं न कहीं अगर हम ही खुद ही प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं तो हम उसके टुवर्ड्स क्या लेंगे? अपनी जो हमने बिज़नेस किया हुआ है उसके टुवर्ड्स हम क्या लेंगे? प्रॉफ़िट लेंगे। तो ये सारे फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, इन सारी फैक्टर इनकम को क्या कर लूँ, प्लस कर लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा और उस डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआईए को जब प्लस कर देंगे तो फिर हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम। ठीक है? चलिए, अब अब ये हो गया आपका इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी को बोला जाता है। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मेड टू द ओनर्स, हाउस होल्ड के पास जो अर्निंग का सोर्स होता है वो यही होता है ना, ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। अ फैक्टर इनकम रिफर्स टू इनकम अर्नड बाय द पर्सन एज अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। क्या होता है? उसको रिवार्ड मिलता है, मतलब रिवार्ड का मतलब होता है जो उसको फैक्टर सर्विसेज से जो फैक्टर इनकम हो रही है उसको हम रिवॉर्ड बोल रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, उसको और डिटेल में बताया गया है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम कौन कौन सी चीजों को देखते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिफर्स टू सम टोटल ऑफ compensation of employees refers to the sum total of factor benefits कैश और इन काइंड, है ना, ये ध्यान रखना। कैश में और काइंड में, किसी भी फॉर्म में अगर आपको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, किसी भी फॉर्म में मिल रही है। देखिए ये दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ बेनिफिट्स कैश और इन काइंड रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉइज एज द रिवॉर्ड फॉर देयर लेबर सर्विसेज रेंडर टू देयर एम्प्लॉइज। ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है ये। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है? वेजेस और सैलरी जो आपको मिल रही है ये फुल स्टॉप नहीं है, ये एक्चुअली फुल स्टॉप है, लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, ये दिया हुआ है लेबर सर्विसेज रेंडर टू देयर एम्प्लॉइज, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट वेज एंड सैलरी इन कैश। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट ऐड होते हैं? नॉर्मली अगर आपने सुना होगा तो सैलरी ही सुना होगा, है ना। और इकोनॉमिक्स में हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को किस किस से डिनोट करते हैं? या तो आपको सैलरी मिल रही है कैश में और इन काइंड में। काइंड का मतलब होता है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार मिल रही है चलाने के लिए, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, कहीं न कहीं आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं, है ना? या फिर आपके चाइल्ड को कोई फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो कहीं न कहीं वो काइंड में मिल ही रहा है ना, सैलरी का पार्ट ही होता है वो, तो वो भी उसमें काउंट होता है। पेमेंट्स इन काइंड, है ना? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काइंड में फॉर एग्जांपल के लिए आपके जो है मैनेजर ने आपको कार दे दी चलाने के लिए बिज़नेस पर्पज़ से। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी इनकम, इसमें जरा ध्यान देने वाली बात है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी इनकम, दो लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कौन होता है? जो काम करता है, और एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं? जो एम्प्लॉयमेंट देता है। अच्छा, जब एम्प्लॉयमेंट जो दे रहा है और वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पार्ट ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस को उससे प्रॉफिट होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, इसलिए ये काउंट होता है।
अच्छा, लेकिन एक एम्प्लॉयी है और वो किसी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, तो क्या उसकी सैलरी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, है ना? कहीं उसको कुछ बेनिफिट होगा? नहीं होगा। तो इसलिए एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं किया जाता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके बिज़नेस को अफ़ेक्ट करता है, उसके बिज़नेस को फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन अगर एक एम्प्लॉयी कर रहा है तो उसको सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए ज़रूर कर रहा है वो, कि उसको अच्छा लगता है कि वो डोनेट करता है या इस तरह की कुछ एक्टिविटी करता है। तो उसको तो प्रॉफ़िट होता है, उसको सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए वो डोनेशन कर रहा है। ठीक है, तो उसको कोई उसकी सैलरी तो बढ़ नहीं जाएगी, तो इसलिए वो काउंट नहीं होता है, एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होता है। तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन काउंट करना है आपको, एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं करना है। फिर पेंशन और रिटायरमेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में से या कहीं न कहीं आता है। देखिए 2 तरह की पेंशन, 2 तरह की आपको वो मिलता है। एक होता है ओल्ड एज पेंशन और एक होता है रिटायरमेंट पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन जो होती है वो आपको एक तरीके से चैरिटी के फॉर्म में मिल रही है। आपने कोई सर्विस तो रेंडर की नहीं, आप तो अपनी एज से क्या हुए, ओल्ड हो गए और आपने को गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन दे दी। तो कहीं न कहीं आपने कोई सर्विसेज़ तो दी नहीं थी किसी को, है ना? आपको तो एक गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रहा है, एक तरीके से ये रिवॉर्ड है ना? तो आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी, ना ही तो इसलिए ओल्ड एज पेंशन को काउंट नहीं करते हैं हम। पेंशन और रिटायरमेंट, अगर आपने किसी कंपनी के लिए, किसी बिज़नेस यूनिट के लिए क्या किया हुआ है, काम किया हुआ है, उसके टुवर्ड्स अगर आपको रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, तो वो काउंट की जाती है ना? तो कुछ-कुछ ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन्स जो है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन्स आए, रीज़न बेस्ड क्वेश्चन्स जो आते हैं, वो इन सब से ही बीच में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन काउंट होता है, एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होता है। रीज़न भी बता दिया है। पेंशन काउंट किसकी होगी? रिटायरमेंट पेंशन काउंट होगी, ओल्ड एज पेंशन काउंट नहीं होगी, है ना? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ समझ गए आप? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में आपको सैलरी जो मिल रही है, चाहे कैश के फॉर्म में मिल रही हो या काइंड के फॉर्म में मिल रही हो, है ना? वो काउंट होगी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन काउंट होगा और पेंशन और रिटायरमेंट ये भी काउंट होगा, है ना? दूसरा आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना? फॉर्मूला ये देखो लिखा हुआ है। चलिए, ये देखिए फॉर्मूला भी हम देखेंगे। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है? डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमने समझ लिया है कौन-कौन से आइटम को इंक्लूड करना है। अब आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस रिफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है? आपकी देखो प्रॉपर्टी के नाम पर अगर हम देखें तो आप लोग केवल यही समझते होंगे कि जो लैंड वगैरह होती है उसी को प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। आपने कॉपीराइट वगैरह सुना होगा, है ना? ट्रेडमार्क वगैरह सुना होगा। तो इस तरीके से जो इनकम होती है प्रॉपर्टी से उसको भी हम काउंट करते हैं। तो लिखा हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट। कौन-कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है? रेंट, है ना? रेंट का मतलब होता है कि आपके पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। रॉयल्टी, रॉयल्टी मैंने अभी आपको बताया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कोई पब्लिशर हूँ और मतलब मैं ऑथर हूँ जो बुक्स को लिखती हूँ, है ना? तो मुझे क्या मिलेगा? पब्लिशर मुझे क्या देगा? उसके बदले रॉयल्टी देगा, है ना? क्योंकि मेरी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये मैंने अपने सेल्फ उससे क्या किया हुआ है, उसको लिखा हुआ है किसी बुक को, है ना? पब्लिशर तो केवल पब्लिश कर रहा है और उसके टुवर्ड्स वो मुझे क्या दे रहा है? रॉयल्टी दे रहा है। तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से कई लोग वैक्सीन्स वगैरह भी डेवलप करते हैं, तो वो जब तक सेल कर सकते हैं, जब तक वो रॉयल्टी देते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके टुवर्ड्स मिलेगा आपको? कैपिटल के टुवर्ड्स मिलेगा। और प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके टुवर्ड्स मिलेगा? एंटरप्रेन्योरशिप के टुवर्ड्स मिलेगा। तो जैसा अभी अपन ने पढ़ा था कि फैक्टर पेमेंट्स कौन-कौन से होते हैं? अ 4 पढ़े थे अपन ने, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, है ना? तो जो वेजेस एंड सैलरी किस में चला गया? आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में चला गया। बाकी जो 3 हैं, रेंट, आपका इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट बन गया है।
ठीक है? ये 3 इसके पार्ट बन गए। अब कुछ और भी होता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इम्प्यूटेड जो चीज़ें होती हैं, इम्प्यूटेड का मतलब होता है कि मैंने कोई बिज़नेस खोला, है ना? और मैंने क्या किया, अपने ही जगह पर उसको बिज़नेस को खोल लिया है। अगर क्या मैं उसी जगह को रेंट पर देती तो मुझे पैसा मिलता? तो जो मिक्स्ड इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो भी काउंट होती है उसमें। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसमें मेथड में पढ़ा था कि वो भी काउंट होती है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम किसी और को अगर वो रेंट पर देते तो वो उसको भी हम प्लस करते। ठीक है? तो मिक्स्ड इनकम हम उसी को बोलते हैं जब खुद की सेल्फ की जगह होती है, सेल्फ का कुछ भी होता है और हम उसी से जैसे खुद का ही कैपिटल लगाकर अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं या खुद की जगह पर ही हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम रिफर्स टू द इनकम्स of the self-employed persons using their own labor, homeland, capital, है ना? इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ये, इन्वेस्टमेंट है ये। इन देयर हाउसहोल्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है? तो आप सेल्फ से खुद से कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। हालांकि न्यूमेरिकल में आपको कुछ ऐसे वो नहीं करना है, ज़्यादा डिटेल में दिया रहेगा, आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट मिक्स्ड इनकम दी हुई होगी। बस हमें ये समझना है कि वो सेल्फ का होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होता है। तो डोमेस्टिक इससे क्या निकलता है, इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलती है। क्या निकलती है? डोमेस्टिक इनकम निकलती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एनडीपी एफसी से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि इनकम में कहीं भी कोई डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है। जैसे कि प्रोडक्शन मेथड से जब हमने निकाला था नेशनल इनकम, तो उसमें हमारा जीडीपी एमपी निकलता है, तो ग्रॉस वैल्यू निकलती है। क्यों? क्योंकि एक प्रोड्यूसर यूनिट्स जो होती हैं वो डेप्रिशिएट, उनकी जो असेट्स होती हैं वो डेप्रिशिएट भी होती हैं, तो उसमें इंक्लूडेड होता है। और इनकम मेथड में इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपको इनकम हो रही है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि अभी तक इसमें क्या नहीं आया है? एनएफआईए नहीं आया है। फैक्टर कॉस्ट, इसमें किसी तरीके का क्या नहीं होता है? टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। तो ये आपकी निकलती है एनडीपीएफसी इससे। न्यूमेरिकल्स जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? एनडीपीएफसी। ये क्या लिखा हुआ है? एनएनपीएफसी। अच्छा, ये एनएनपीएफसी लिखा हुआ है। अगर आपका एनडीपीएफसी निकलता है तो आप इसमें एनएफआईए प्लस कर देंगे तो एनएनपीएफसी, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। ये इसको एनएनपीएफसी किसको को हम बोल क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है, आपका इस मेथड से क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी निकलेगा। तो एनडीपीएफसी में जब हम एनएफआईए को प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? एनएनपीएफसी। नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। देखिए 3 मार्क्स में आपका एक न्यूमेरिकल आता है और 3 मार्क्स में कई बार प्रिकॉशंस आते हैं। तीनों मेथड के कहीं ना कहीं से एक प्रिकॉशंस तो आ जाते हैं, है ना? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के साथ साथ प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस भी आते हैं। ठीक है, काफ़ी वेटेड यूनिट्स है ये, तो इसको बहुत अच्छे से करिए। और वैसे भी लाइफ में बहुत यूजफुल यूनिट है ये आपकी, तो समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कौन से आइटम को इंक्लूड करना है और कौन से आइटम को इंक्लूड नहीं करना है? तो पहला है रिटायरमेंट पेंशन। अभी मैंने आपको तो बताया था कि रिटायरमेंट पेंशन को इंक्लूड करना है। क्यों करना है? क्योंकि रीज़न बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें रीज़न भी देना होता है। बिकॉज़ दीज़ आर अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। अभी हमने पढ़ा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में कि रिटायरमेंट पेंशन को हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपने कोई सर्विस दी है, उसके टुवार्ड्स ही तो आपको क्या मिल रहा है? रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है। कमीशन पेड ऑन द सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, है ना? बिकॉज दीज आर अ रिवॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, प्रोडक्शन मेथड में भी पढ़ा था कि हमने किसी असेट को क्या किया है, सेकंड हैंड गुड्स को क्या किया है, परचेज किया और उसको सेल कर दिया। तो जब हम उसको सेल करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा, सेल से होने वाली इनकम। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कार खरीदी 2 लाख रुपीज की, सेकंड हैंड खरीदी लेकिन, है ना? और सेकंड हैंड कार को मैंने कितने में सेल कर दिया? किसी और को 3 लाख में सेल कर दिया। ठीक है? या फिर मेरी पुरानी हो गई थी कार और मैंने उसको 3 लाख में सेल कर दिया, ये भी बोल सकते हैं हम। तो अगर मेरी पुरानी हो गई थी तो 1 लाख का जो अमाउंट है वो मेरा प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा। अगर
किसी ने क्या किया, उस पर कमीशन अर्न किया है तो काउंट किया जाएगा, है ना? तो लिखा हुआ है देख, कमीशंस पेड ऑन द सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अगर उसको सेल करने में कोई कमीशन दिया गया है तो वो काउंट होगा, ना कि उससे होने वाला प्रॉफिट। ब्रोकरेज ऑन सेल और परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स। तो शेयर जब आप परचेज करते हैं और उससे इनकम होती है तो वो काउंट नहीं होती, लेकिन उस सेल से जो ब्रोकरेज लग रही है वो काउंट होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इनकम होती है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज बताया था, जैसे मैंने आपका, मेरा खुद का घर है और मैंने उसी में ही क्या कर लिया, बिजनेस कर लिया, तो उससे होने वाला क्या, रेंट भी काउंट होगा। एंड इनकम जनरेटिंग असेट अकॉर्डिंगली इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द मार्केट रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड। इसमें देखिए मैंने क्या किया हुआ है, आइटम्स के साथ साथ उनके रीजंस भी लिखे हुए हैं, क्योंकि रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को ये तो पता होता है कि ये इंक्लूड होता है या नहीं होता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि क्यों नहीं होता है ना? तो इसके साथ साथ मैंने इसीलिए सब में क्या दिए हुए हैं, रीजंस भी लिखे हुए हैं। ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज टेकन अकाउंट ऑफ, लिखा हुआ है, देखिए बिकॉज से लिखा हुआ है, बिकॉज हाउसेज ऑफ इनकम जनरेटिंग असेट अकॉर्डिंगली इम्प्यूटेड वैल्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अगर वो मार्केट में कोई और उसको रेंट पर लेता तो उसको तो इनकम होती, है ना? तो कहीं ना कहीं वो इनकम का पार्ट है। इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, प्रोडक्शन यूनिट में भी पढ़ा, प्रोडक्शन मेथड में भी पढ़ा था, बिकॉज इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ इनकम। आपने जो प्रोडक्शन किया हुआ है वो किसके लिए किया हुआ है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया हुआ है, तो वो भी काउंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेल होता अगर, तो उससे क्या होता, अमाउंट मिलता आपको, है ना, प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट पेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट और कैपिटल बोरोड बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग पर्पज। इंटरेस्ट भी काउंट होता है, तो ये सब चीजें हैं आपकी इनकम मेथड में जो काउंट की जाती है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम कि कौन सी काउंट नहीं होती है, कौन सी काउंट नहीं होती है। ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अभी अभी मैंने आपको बताया था, 2 बार बता चुकी हूँ कि रिटायरमेंट पेंशन को काउंट करना है, ओल्ड एज पेंशन को काउंट नहीं करना है। अनएम्प्लॉयमेंट एलोवेंसेज, अनएम्प्लॉयमेंट एलोवेंसेज किसको बोलते हैं, बेरोजगारी भत्ता जो हमको मिलता है, जो गवर्नमेंट हमको जब हमारी जॉब वगैरह नहीं लगती है तो हमको अनएम्प्लॉयमेंट एलोवेंसेज देती है, स्कॉलरशिप्स देती है, पॉकेट एक्सपेंसेस जो आपको मिलते हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, है ना, इलीगल एक्टिविटीज से अगर आप कर रहे हैं लाइक थेफ्ट एंड गैम्बलिंग, तो ये हमने उसमें भी पढ़ा था, प्रोडक्शन मेथड में भी। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन लाइक लॉटरीज और कैपिटल गेन, तो अगर आपको विंडफॉल गेन, कोई लॉटरी में पैसा मिल गया है तो आप कहेंगे कि ये तो मुझे इनकम हो गई, तो वो काउंट नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी काउंट नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका इनकम मेथड। चलिए, लास्ट मेथड है हमारा इन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, उसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, एग्जाम में कोई भी मेथड से आपसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करवाया जा सकता है, तो हमें तीनों ही मेथड आने चाहिए। तो इसको समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। जितना भी फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है कहीं ना कहीं जाके वो किसी ना किसी की इनकम बनते हैं, है ना। एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड। कहीं ना कहीं इनकम डिस्पोज हुई है उसका मेथड से हम जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो इससे भी क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी ग्रॉस ही होता है ना। फाइनल गुड्स में जो है डेप्रिशिएट होती हैं बाद में। जीडीपी एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये किसका होता है, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर होता है। ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर होता है, ये वाला, है ना। हाउस होल्ड जब एक्सपेंडिचर करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये जो है आपका वो किसका एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये वाला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहाँ पर करती है, जो है लोगों को सब्सिडी देती है, या फिर डिफेंस के लिए एक्सपेंडिचर करती है, मिड डे मील देती है, तो कहीं ना कहीं ये वो भी एक्सपेंडिचर करती है ना, मिड डे मील वगैरह प्रोवाइड करना, डिफेंस गुड्स लेना। तो गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, फाइनल क्यों लगा हुआ है यहाँ पर, एक पॉइंट करने वाली बात है। फाइनल का वर्ड का क्या मतलब होता है कि उनमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा, है ना। जब भी हाउस होल्ड कोई गुड्स को लेकर आती है ना, हम हाउस होल्ड है, हम जितनी भी गुड्स लेकर आते हैं, क्या हम उन्हें फर्दर सेल करने के लिए लाते हैं, नहीं लाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या डिनोट करती है,
एज अ फाइनल गुड ही डिनोट करती हैं, क्योंकि हम उनको फर्दर वैल्यू एडिशन तो नहीं करते हैं, है ना? तो हाउस होल्ड के लिए वो क्या है, फाइनल गुड्स हैं। तो हाउस होल्ड भी जितना एक्सपेंडिचर कर रही है वो प्लस कर ले हम। गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट अगर कोई गुड्स को परचेज कर रही है तो वो क्या, किसके लिए कर रही है? क्या उसमें वो वैल्यू एडिशन करेगी? नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं हम? एक मिनट मैं इरेज कर दूं। तो ये जो हो गया वो किसका हो गया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका हो गया? हाउस होल्ड का हो गया, है ना? जब हम किसी गुड्स को लेकर आते हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उसको हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये किसका हो गया? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। गवर्नमेंट कहाँ पर एक्सपेंडिचर करती है? जैसे मिड डे मील है, डिफेंस वगैरह है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इस समय हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, तो इस पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, एक फर्म होती है जो, फर्म फर्म कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करती है? या तो वो क्या लाती है, असेट्स लेकर आती है ना? मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब लेकर आती है। या फिर क्या लाती है? इन्वेंट्री स्टॉक, जिसको वो सेल करेगी, है ना? दो जगह वो क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। करती कि नहीं करती है? तो इसको मैं क्या बोल रही हूँ? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोल रही हूँ? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और इसको क्या बोल रही हूँ मैं? चेंज इन स्टॉक, है ना? तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? चेंज इन स्टॉक। और इसको क्या बोलेंगे हम? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जो उसने फिक्स असेट्स पर जो भी एक्सपेंडिचर किए हुए हैं। अच्छा, हम क्या लेंगे? 1 साल के अंदर वाला लेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमने, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास पहले कितनी थी, 10 मशीन्स थी। अब हमारे पास कितनी मशीन्स हैं? 14 मशीन्स है। तो इस साल हमने कितनी मशीनें परचेज करी? 4 मशीन्स परचेज करी, है ना? तो 4 मशीन्स ही काउंट होंगी, ना कि 14 होंगी। क्योंकि इस साल का तो हमारी जो मशीन्स आई हैं वो कितने की आई हैं? 4 मशीन्स ही आई हैं। तो नेशनल इनकम जो होती है वो भी 1 ईयर की होती है। तो 1 ईयर के अंदर अगर जितनी भी फिक्स्ड जो है परचेज़ किया गया है वो काउंट होगा। और 1 ईयर के अंदर ही जितना चेंज इन स्टॉक हुआ है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो हम काउंट करेंगे, है ना? तो थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं। ग्रॉस, पहली बात तो हमें ग्रॉस लेना है, क्योंकि वो मशीनें डेप्रिशिएट भी होती है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है यहाँ पर असेट्स में कितना कैप फॉर्मेशन हुआ है ना? तो कैपिटल फॉर्मेशन में 2 तरह से होता है, एक फिक्स असेट पर भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है और इन्वेंटरी पर भी होता है, तो दोनों का प्लस करना है हमें, है ना? तो कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स में, कई बार न्यूमेरिकल्स में वो आपको क्या देता है, या तो नेट, या तो वो आपको नेट दे देगा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, है ना? तो नेट को हमें फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सॉरी, फॉर्मेशन। तो नेट को आप किस में कन्वर्ट करना पहले? डो ग्रॉस में कन्वर्ट करना है ना? ग्रॉस में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है? उसमें डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना है। फिर वो क्या करेगा, आपको नेट या नहीं देगा तो ग्रॉस देगा। और ग्रॉस के साथ-साथ वो क्या लगा देगा आपसे के साथ? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि उसने कैप आपको किस चीज़ का फॉर्मेशन दिया है? केवल असेट्स का फॉर्मेशन दिया है, तो हमें फिर इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा? इन्वेंट्री का भी करना पड़ेगा, कि इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा-सा न्यूमेरिकल करते समय बस हमें इसी पॉइंट में ज़्यादा थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि कहीं न कहीं वो अगर फिक्स देगा तो हमें उसमें क्या प्लस करना है? इन्वेंट्री प्लस करना है। और अगर वो नेट दे रहा है तो उसको आपको ग्रॉस बनाना है। ये पॉइंट थोड़ा स्टार पॉइंट है, क्योंकि बाकी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं देगा वो आपको। आपको हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा, गवर्नमेंट का डायरेक्ट दिया होगा। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं वो इस पॉइंट पर आके कर देते हैं। अगर आप थोड़ी सी केयरफुली उस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखिए ये दिया हुआ है, GDCF इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड, फिक्स्ड में क्या प्लस करना है आपको? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस करना है ना? चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है। चेंज इन स्टॉक किसको बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, है ना? और नेट एक्सपोर्ट क्या है आपका? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
सीधा साधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, चारों एक्सपेंडिचर को प्लस करना है, हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, और फर्म के एक्सपेंडिचर को, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के एक्सपेंडिचर को, है ना। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं उसने एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट किया है फॉर एग्जाम्पल के लिए 1000 का, और इम्पोर्ट किया हुआ है कितने का, 400 का। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसने 600 का क्या किया हुआ है, एक्सपेंडिचर किया हुआ है। तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सपेंडिचर है ना। तो इसको और डिटेल में दिया हुआ है आपको। इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, दिया हुआ इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल फर्म, households and non-profit private institutions, government expenditure. It refers to expenditure on final goods and services by the government like defense, maintenance or administration services. Gross domestic capital formation, purchase of final goods by the producer. It is also known as investment expenditure. It is the addition of gross domestic fixed capital formation and inventory investment. Net export, it refers to difference between export and import during an accounting year, है ना। ये पुलिस स्टॉप फिर से आ गया। फिर है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एन एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स, है ना। फॉरेन कंट्री ने जितना भी क्या किया हुआ है, एक्सपेंडिचर किया हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, है ना। इससे क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी निकलेगा, फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एनएनपी एफसी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि एनएनपी एफसी ही क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। आगे है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस हम दोनों के कर चुके हैं। एक का प्रिकॉशंस तो मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि एग्जाम में अभी आता है, एक न्यूमेरिकल और एक प्रिकॉशंस, ठीक है। बाकी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो प्रिकॉशंस हैं आपके, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोनों मेथड से। एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन पेड, देखिए ये वाला जो वो है आपका इंक्लूड करने वाला, वो हर उसमें है सेकंड हैंड गुड्स पर। तो कई बार तो ये अकेला ही न्यूमेरिक, अकेला ही रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड की, बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सेकंड हैंड कार को बेचा, सेकंड हैंड कार बेची, है ना, सेल करी। तो सेल करने पर जो वैल्यू मिली है आपको, वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। लेकिन सेल करने में जो आपने कमीशन पे किया है, जो आप कमीशन पे कर रहे हैं, वो होगी। तो हमें कमीशन को ऐड करना है, ना कि उससे जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो करना है ना। एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन पेड फॉर द सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, बिकॉज कमीशन पेड ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इन्वॉल्व्स न्यू सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द इकोनॉमी, है ना। तो इसको ध्यान रखना, ये तीनों तीनों में ही मेथड में ही आएगा आपका। फिर है दूसरा है आपका, फिर है आपका एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज पेड फॉर सेलर परचेज ऑफ शेयर्स। देखिए, परचेज ऑफ शेयर्स पर नहीं, लेकिन शेयर वो परचेज और सेल किया गया है, तो उस पर जो ब्रोकरेज है वो है आपकी, वो काउंट होगी। तो ये वाला पॉइंट आपका उसमें भी था, आपका एक्सपेंडिचर मेथड में भी था, इनकम मेथड में भी था, और इसमें तीनों में चलेगा ये वाला पॉइंट। फिर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये वाला पॉइंट भी था। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स तो हैं जो इंक्लूड होते हैं, वो आपको वैसे ही पता चल गया। फिर है आपका आइटम्स, कौन से आइटम इंक्लूड नहीं करने हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। किस पर नहीं करना है, फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर काउंट करना है, इंटरमीडिएट का नहीं करना है। देखिए, हाउस होल्ड अगर परचेज करके कोई चीज ला रही है और सेल करने के लिए ला रही है, तो वो काउंट नहीं होगा, हालांकि लाती नहीं है, वो तो अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही लाती है, तो इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करना है। हमें किसको काउंट करना है, फाइनल गुड्स को काउंट करना है। बिकॉज अब रीजन देखिए, बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, इट इज इंक्लूडेड अगेन, इट विल लीड टू डबल काउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को लेंगे, तो वही अपने जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम पड़ी थी, वो फिर से अराइज हो जाएगी। फिर है आपका एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, है ना। सेकंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो पहले ही काउंट हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कार है, कार सेकंड हैंड है ना। सेकंड हैंड कार को क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है।
तो सेकंड हैंड कार जब कार प्रोड्यूस हुई होगी, तब उसमें जो वैल्यू एडिशन हुआ होगा, वो पहले ही ऐड हो चुका होगा देश की इनकम में। तो हम अगर उसको दोबारा से करेंगे, सेकंड हैंड कार को हम सेल कर रहे हैं, फिर उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम उससे उसको काउंट करेंगे तो वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो वो नहीं लेते। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, बिकॉज दीज पेमेंट्स डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। क्योंकि इनसे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, ये तो केवल एक फाइनेंशियल हेल्प होती है, तो ये भी काउंट नहीं होती है। तो जनरली कुछ तो आइटम ऐसे हैं जो कॉमन है और कुछ आइटम्स अलग है। तो ये है आपका, तीनों मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स में आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।